एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कम इस्तेमाल किया जाने वाला मेटल है। इस वजह से कि एल्यूमिनियम की 1800s के बाद हम डिस्कवर कर सके कि हम इसे इस तरह से एक्सटेंसिवली एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकें। नॉट इन द सेंस कि डिस्कवरी लेट हुई, इन द सेंस कि हम इसे एक प्रोसेस से इतनी अमाउंट में अचीव कर सकें कि हम इसे यूज़ कर सकें। उससे पहले तक एल्यूमिनियम के लिए उसके सॉल्ट से एक्सट्रैक्शन की जाती थी बाय अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज यू कैन सी। अब एल्यूमिनियम का मेजर और बॉक्साइट है और हम इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बॉक्साइट के इलेक्ट्रोलिसिस से एल्यूमिनियम हासिल करते हैं। एल्यूमिनियम की यूजफुलनेसेस उसने काफी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह में यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो चाहे उसका यूज हो चाहे प्रॉपर्टीज हो, आप उसे सारे को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यूजुअली टेंड टू आस्क माय स्टूडेंट्स कि आप इसे नंबर कर लें तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि नंबरिंग के हिसाब से आप यूजेस भी बता सकते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी। प्रॉपर्टीज को मैंने पी के हिसाब से नंबर कर रहा हूँ, P1 2 3 4, और यूजेस को यू के हिसाब से। Properties or uses actually interact with one another because a certain use may depend upon a certain property or a set of properties. This is light metal, this is P1, strong P2, ठीक है, and has good electrical conductivity, that is P3. इसकी तीन प्रॉपर्टीज है। इसकी वजह से हम इसे कंस्ट्रक्शन के यूजेस में इस्तेमाल करें, दैट्स U1। हम ज़्यादातर कार्स, एरोप्लेन्स इससे बना रहे हैं और एलॉय करते हैं इसे दूसरे मेटल्स के साथ, ताकि हम इसकी लो डेंसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ओवरकम कर सकें, ठीक है। इसकी लो डेंसिटी और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से हमारे पास नहीं, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग आर नॉट द ऑपोजिट, ठीक है। साइंस में इनका मतलब हम इंग्लिश एडजेक्टिव्स के तौर पर नहीं लेते। लेट मी एक्सप्लेन। लाइट किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो अपने वजन में, अपने वॉल्यूम या एरिया जो वो कवर करता है उसके हिसाब से कम हो, ठीक है। वेट कम हो लेकिन एरिया उतना ही हो। मतलब एक सेम एरिया की अगर हम शीट लेते हैं एक सेम थिकनेस या थिननेस के साथ आयरन की और कॉपर की और उसके अलावा एल्यूमिनियम की, you will find aluminum would be the lightest of them as compared to iron and copper. This is light, what the word light means. Strength means how strong it is to wear and tear, number one. Number two, strength is of two types, shear strength and tensile strength. Shear strength means कि अगर उसके ऊपर कोई pointed load आप डालते हैं, ठीक है, जैसे एक पेंसिल होती है तो अगर हम उसे सीधा खड़ा करने की कोशिश करें तो लोड पॉइंटेड लोड होगा, वो shear stress है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होता है, स्ट्रेस ये होता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ चेक करें, उसके ऊपर एक प्रॉपर लोड डाल के जिसका एक एरिया हो, कोई लेंथ हो कोई विड्थ हो जिसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा हो। बस एक बुक एक टेबल पे रखना, बुक टेंसाइल स्ट्रेंथ पुट अप करेगी। बुक की एक स्पेसिफिक लेंथ या विड्थ होती है जिस सारे के ऊपर वो वेट आ रहा होता है। अगर किसी चीज को हम सीधा खड़ा करते हैं और वो पॉइंटेड है, मसलन पेंसिल्स वगैरह को, वो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज इफ वी कैन डू दैट, ठीक है, तो वो जो स्ट्रेस या लोड देता है, सही, वो हमारे पास फिर शेयर होता है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि कितना वो शेयर स्ट्रेस बेयर कर सकता है या टेंसाइल स्ट्रेस बेयर कर सकता है। कुछ चीजें एरिया के हिसाब से अपना वेट पुट अप करती हैं, और याद रखें वो तमाम चीजें जो लेग्स के हिसाब से बिल्टअप होती हैं, ठीक है, वो उनका लोड जो होता है वो उन 4 लेग्स या उन 4 पॉइंट्स पे होता है। मसलन चेयर्स जो होती हैं वो एक पूरे एरिया पे बेस नहीं होती, वो अपनी लेग्स पे बेस होती हैं, और लेग्स लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक खास पॉइंट, एक स्पेसिफिक, ओके, वो भी एरिया है, लेंथ विड्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ बिग एरिया। So a lot of weight is actually divided on 4 separate points. ठीक सर। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ है फिजिक्स या केमिस्ट्री में। जो हम इंग्लिश में मीनिंग्स लेते हैं वो समटाइम्स इतने डिफरेंशिएबल नहीं होते, लेकिन साइंस के अंदर हर लफ्ज का एक प्रॉपर बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई फिजिक्स जरूर होती है, इफ नॉट केमिस्ट्री। ठीक, वेल, ठीक सर। मूविंग बैक टू इट, इसकी लो डेंसिटी और गुड कंडक्टिविटी हम इसे ओवरहेड पावर लाइंस में भी यूज करने में हेल्प करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न कार्स, एरोप्लेन्स। ओवरहेड पावर केबल्स वाला पॉइंट हम चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं। एल्यूमिनियम की खास बात ये है कि ये करोजन रेजिस्टेंट है। एल्यूमिनियम की सिर्फ आउटर लेयर करोड होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, वो प्रोटेक्टिव होती है क्योंकि वो नॉन पोरस होती है, ठीक है।
और नॉन पोरस होने या स्टिकी होने की वजह से या नॉन इंटरैक्टिंग होने की वजह से वो बिल्कुल बाकी मेटल को सेफ रखती है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम है, तो इसकी करोजन सिर्फ एक बारीक सी आउटर लेयर पर होगी और वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक तो स्टिक कर जाएगी बाकी मेटल के साथ। वो नॉन पोरस होगी तो उससे एयर और वाटर पास नहीं होगा, क्योंकि नॉन पोरस होने की वजह से एयर वाटर पास नहीं होगा तो फर्दर करोजन नहीं होगी। इसके अलावा वो इनर्ट भी होती है, वो ज्यादा इंटरैक्ट भी नहीं करती, तो वो अंदर के पूरे मेटल को सेव कर लेती है। आयरन ऑन द अदर हैंड हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा करोड होता है, क्योंकि आयरन की अगर आउटर लेयर करोड होती है तो छोटे छोटे फ्लेक्स में बन के टूट के गिर जाती है। फिर इनर मेटल दोबारा एक्सपोज हो जाता है, फिर उसकी एक लेयर करोड होती है, फिर वो टूट के गिर जाती है। सो द एंटायर पीस ऑफ आयरन is converted into very small flakes, just like we use the word cornflakes. They are made out of corn. However, the flakes are usually hematite. They are iron oxides of different sort. ठीक सर। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, ये कंटेनर्स फूड पैकेजिंग के लिए होते हैं, बड़ी आइडियल सी चीज है क्योंकि कोरोजन को रेजिस्ट करेंगे उन तमाम नेचुरल एसिड्स से जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और फूड में बड़ा कॉमनली हम एसिड्स यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विनेगर के अंदर एथेनोइक एसिड, इस तरह के एसिड्स हमारे फूड में कॉमनली यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसका एक और यूज है, ठीक है, बल्कि एक्चुअली यूज 2 ये है, यूज 3 ये है, ठीक है, और ये यूज 4 होना चाहिए प्रॉपर्ली नंबर्ड। दिस वन इज नॉट U2, दिस वन इज U4। ठीक, कार्स या एरोप्लेन्स पे एक सिंगल यूज भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा हम इसे विंडो फ्रेम्स में यूज करते हैं क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं वेदरिंग को। सो दिस इज द 5th यूज। दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन द सेम थिंग कि ये corrosion को resist करता है। Apart from that, a couple of reference books tells us that aluminum, you might want to write it down because this is not a part of this book, aluminum non-magnetic होता है। Non-magnetic होने की वजह से हम इसे navigational equipment में भी use करते हैं, ठीक है। ये बात समझ लें, आयरन मैग्नेटिक होता है। अगर आप उसे नेविगेशनल इक्विपमेंट सच एज कंपासेस या फिर रेडार्स वगैरह में यूज करते हैं और आसपास कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो कंपास की नीडल जो है ना मैग्नेट की वजह से हिलना शुरू हो जाएगी, अपनी एक्चुअल वर्किंग नहीं करेगी। ये बहुत पुराने जमाने से एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है आयरन का कि मैग्नेटिक होने की वजह से हम इससे नेविगेशनल इक्विपमेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जो नॉन मैग्नेटिक हो, मैग्नेट का जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। एल्यूमिनियम इज नीदर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली और नॉट रिपेल्ड स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेट, इट इज ऑलमोस्ट नॉन मैग्नेटिक। तो हम नेविगेशनल इक्विपमेंट में इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग द रिस्क ऑफ अ क्लोजर magnetic force or field present and any navigational equipment getting affected by it. ठीक है। So ये इसके कुछ यूजेस थे और प्रॉपर्टीज भी। सो हर चीज में उसके साथ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। जहां हम प्रेशर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे वहां जब हम आगे आते हैं तो कोरोजन रेजिस्टेंट का होना P4 बनता है। ये 4th प्रॉपर्टी है जो जिस की जा सकती है। वेदरिंग को रेजिस्ट करना P4 ही कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वंस अगेन ये कोरोजन है, और नॉन मैग्नेटिक होना P5 है, ठीक। उसी तरह नेविगेशनल इक्विपमेंट में यूज करना U6 है। एल्यूमिनियम के केस में हमारे पास 2 to 3 यूजेस 2 मार्क्स के पहले आए हमारे पेपर्स में काफी मर्तबा। Apart from these uses, there are many other usefulnesses of aluminum, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे से क्लियर अप किया हुआ है उन्होंने, देख लेते हैं। Windows, other uses, export, machinery, consumer goods, packaging or foils, electrical cables, transport such as aircraft, एक्सेट्रा, उन्होंने काफी एक अच्छा पाई चार्ट बनाकर हमें बताया हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट अप एल्यूमिनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज थर्मल रिएक्शन है। हम एल्यूमिनियम की हाई रिएक्टिविटी की वजह से याद रखिए कि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आता है इन द फर्स्ट जंक्शन। सो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में अगर एल्यूमिनियम आता है तो इसका मतलब है ये ज्यादातर चीजों को डिस्प्लेस करने की क्वालिटी रखता है। The same quality is used for moderately reactive elements or their salts or oxides such as iron 3 oxide, hematite हमें काफी abundantly earth crust में मिलता है। उससे अगर हमने आयरन में कन्वर्ट करना हो और वो भी किसी एक शॉर्टर प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेस यूज किए बगैर, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका थर्मल रिएक्शन है।
थर्मिक रिएक्शन नीचे काफी अच्छे तरीके से शो किया हुआ है कि हमारे पास एक प्रॉपर क्रूसिबल होता है जिसके अंदर, या हम इसे कंटेनर कहते हैं, जिसके अंदर हमने सैंड फिल अप की होती है। फिर हमारे पास एक फायर ब्रेक क्रूसिबल होता है, उसके अंदर ड्राई मिक्सचर होता है आयरन थ्रियोक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का। रिमेंबर बोथ थिंग्स कैन इंटरैक्ट विद वाटर, सो दैट्स व्हाई अ ड्राई मिक्सचर। उसमें मैग्नीशियम वेपन एक फ्यूज के तौर पर एक्ट करता है। मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम पेरोक्साइड होता है, ये उसे स्टार्टअप करने के लिए, फायर को इंड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है, फ्यूज के तौर पे। ये जैसे ही फायर इंड्यूस करेगा, ये फौरन आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। Once this gets started, it is so exothermic that the diagram on the right hand side, the B part, you can see that it's reactive enough or exothermic enough to give you pure iron, but that in liquid form, because the temperature goes as high as 2000 degrees centigrade, other, which is good enough to melt iron. So that's why in this equation you would see that the iron has a liquid sign. We can use the same reaction for redox purposes on chromium 3 oxide. However, chromium has a much higher melting point, so chromium is given out as a solid but not as a liquid as compared to iron. आयरन के लिए ये रिएक्शन हम यूजुअली इसलिए यूज करते हैं कि हम वेल्डिंग कर सकें। डैमेज रेलवे लाइन के लिए 1990s में ये वेल्डिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज किया जाता रहा है, ठीक है। इसी तरह की लाइंस आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा यूज होता रहा है। एनालिटिकल टेस्ट आयरन एल्यूमिनियम आयंस का चैप्टर नंबर 12 में एग्जिस्ट करता है। आपको पता होगा कि हम इसे यूज करते हैं दो डिफरेंट अल्कलीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। हम इसे और जिंक को एक कंपैरिजन में रखते हैं, दोनों व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देते हैं, दोनों अल्कलीज के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। जिंक के साथ करेंगे तो वो भी इस तरह से करता है, ठीक है, लेकिन एक्सेस मैटर करता है कि ये एक्सेस में रीडिसॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट रीडिसॉल्व कर जाते हैं अगर हम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स ऐसा नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि ये एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है और एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करने से एक्चुअली हम इसे सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, व्हिच टर्न्स इट इनटू अ कलरलेस सॉल्यूशन। हम कहते हैं ये रीडिसॉल्व हो गया, ठीक है। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। याद रखिए कि हमने वहां पर ऑक्साइड की 4 टाइप्स डिवाइड की थी, ठीक है। एक को हम ऑक्साइड की टाइप्स को में से एक को हम कहते थे एसिडिक। एसिडिक वो होता है जो एसिड के तौर पे बिहेव करता है, ठीक है। एक को हम कहते थे जो बेसिक, ये वो होता है जो बेसिक या अल्कलाइन के तौर पे बिहेव करता है। एक को हम कहते थे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वर्ड का मीनिंग ये है कि जो डुअल नेचर रखता हो, यानी ये बोथ एसिडिक या बेसिक बिहेव करता है, बेस के साथ एसिडिक बिहेव करेगा, एसिड के साथ बेसिक बिहेव करेगा। और फिर फाइनली हमारे पास 4 टाइप थी न्यूट्रल, जो किसी भी तरह बिहेव नहीं करता था, इसलिए मैं यूजुअली नन का वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि अगर एम्फोटेरिक बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेव करता तो न्यूट्रल ना एसिडिक बिहेव करता, नीदर एसिडिक नॉट बेसिक, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ऑक्साइड्स हमने 5.3 में पढ़े हुए, ठीक है, चैप्टर 5 टॉपिक 5.3 में। तो उसके अंदर एग्जांपल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड की हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक। एल्यूमिनियम का ही हाइड्रोक्साइड अगर हम डिस्कस करते हैं, ये NaOH के साथ डिसॉल्व हो जाता है, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ये रीडिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो एक वीक अल्कली है। ये स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रीडिसॉल्व होता है, वीक अल्कली के साथ रीडिसॉल्व नहीं होता, ठीक। सो ये डिफरेंस हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, क्लियर? ठीक सर। Next up we have transition elements. Transition element central part है periodic table का, ठीक है। इसके लिए सारी major characteristics यहाँ पर दी हुई हैं। They are hard, they are strong, they have high melting point, they have high densities. All first 3 points, for that we have an exception of mercury. First 2 points actually. Mercury still has a high density, ठीक है। Mercury is neither hard nor strong, nor it has a high melting point because it's a liquid at room temperature. However, it does have a high density. It is a good conductor of heat and electricity. ठीक है, malleable या ductile के लिए भी हम exception बताते हैं mercury को।
बिकॉज मरकरी काफी हद तक फ्री फ्लोइंग बिहेवियर शो करता है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज में से ये है कि कंपाउंड ज्यादातर कलर्ड होंगे, ये एक से ज्यादा वैलेंसी शो करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन द स्पेसिफिक पॉइंट। हम जानते हैं कि एक से ज्यादा आयन शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर इज केपेबल ऑफ मेकिंग कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस। Iron is capable of making iron 2 positive and iron 3 positive ions. Manganese, on the other hand, is pretty good at producing manganese plus 2, manganese plus 3, manganese plus 4, manganese plus 5, and manganese plus 7. ठीक है, मैंगनीज बहुत सारे डिफरेंट वैलेंसीज शो कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट। इनके कंपाउंड्स हम कैटलिस्ट के तौर पे बड़े यूजफुल होंगे। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहीं अपनी सरफेस रेंडर करते हैं ताकि कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज या एनहांस कर सकें। इसमें से 3 मेटल्स जो हैं उन्हें हम स्ट्रांगली मैग्नेटिक कहते हैं, दैट इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, फ्रॉम व्हिच द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ। कलर कंपाउंड की लिस्ट के लिए उसने कुछ आयंस आपको बता दिए, पोलिटॉमिक हो या सिंपल आयंस हो। This is a table that you should definitely memorize. Along with the names and formula, आप इनके कलर जरूर मेमोराइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर में बहुत डिफरेंट तरीके से ये टेबल आया हुआ है। वेरिएबल लेंथ के एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी कोट कर चुका हूं, सो दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए हम जानते हैं अपनी सरफेस रेंडर करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए हम जानते हैं कोबाल्ट, निकल और आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देंगे। इसमें से सारे बड़े बड़े पेजेस करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर ये आप बिग पोर्शन और ये टेबल भी कर लेंगे तो दैट्स गुड इनफ फॉर यू। ठीक सर। ओके, आई थिंक कि यहाँ पर खत्म करते हैं।